आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो हेलो, टेस्टिंग, हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? भाई माइक ऑन करके रखिए, मतलब ऑन से मुराद ये कि जब मैं बोलूं तो माइक आपको ऑन होना चाहिए। आप मेरे पास हाँ जी, तो हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स यानी कि डेप्रिसिएशन, और मैंने कल एक सवाल लिखवाया था। वो सवाल ये था कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना था। अब सवाल कल लिखवाया था मैंने, चलो एक कल मैंने एक सवाल में क्या करवाया था, हाँ एंट्रीज की बात हो रही थी। ओके 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 ओके। सर आपने रिवीजन क्लास हमारी नहीं ली? अरे यार थर्सडे को रिवीजन लेते क्लास, हैं। हाँ बेटा सुन लो। रिवीजन क्लास ना लेने की वजह ये थी कि आज क्योंकि वो सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, तो सुबह से वो इस तरह का कुछ सेटिंग बन रही थी यहाँ पर कि इस तरह पढ़ाना है, किस में पढ़ाना है, तो कुछ डिस्टर्बेंस रही आज सारा दिन ना। तो इंशाल्लाह कल वाली क्लास मेरी अपने टाइम पर होगी, जो रिवीजन क्लास है, और सैटरडे को क्लास ले लूँगा मैं घर से आप लोगों की रिवीजन क्लास। तो सैटरडे को क्लास भी ले लेंगे और अगले सैटरडे को भी क्लास लेंगे, क्योंकि पिछले वाले फ्राइडे की क्लास 2 घंटे की नहीं हो पाई थी। तो कल हम 1 घंटे की क्लास लेंगे और अगले सैटरडे को 2 घंटे की क्लास लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। सैटरडे वाला टाइम मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। अभी तो फिलहाल कल जो है हमारा टाइम वही होगा जो होता है फ्राइडे की क्लास का। मेरे ख्याल में होता है ना 9 से 11 था आई थिंक। जी सर, 9 से 11 होता है, तो अब आप 1 घंटा बता दें किस टाइम लेंगे, 10 से 11 या 9 से 10? सर शाम में भी ले सकते हैं आप, अगर बाकी बच्चे अवेलेबल हो। सर शाम में ले लें आराम से। फ्राइडे को चलो पहले ये रेगुलर क्लास ले लो, फिर मैं अभी पूरा शेड्यूल दे देता हूँ आपको, ठीक है? फ्राइडे और थर्सडे का अभी मैं क्लास के बाद देता हूँ। फिलहाल तो आप डेप्रिसिएशन क्योंकि शुरू किया, टाइम वेस्ट नहीं करते। कल भी पूरा क्लास में कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था, समझाने के चक्कर में इतना लंबी वो थ्योरी हो गई थी कि वो बात इनकम्प्लीट रह गई थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है। मैं उसी सवाल को कंटिन्यू नहीं कर रहा, क्योंकि अब वो सवाल जो है फिर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे या इधर उधर हो जाएगा, मुझसे वो इधर उधर हो गया। कॉस्ट याद करता हूँ, ये सवाल थोड़ा सा याद करता हूँ कि कॉस्ट थी 150,000, बल्कि किसी का लिखा है तो मुझे ज़बानी बता दो। कॉस्ट थी 150,000, स्क्रैप वैल्यू थी आई थिंक 10,000, और यूजफुल लाइफ थी 10 ईयर, 10 साल। और परचेजिंग थी, डेट ऑफ परचेजिंग थी 1 अगस्त 2018। बिल्कुल 1 अगस्त 2018, और क्लोजिंग डेट थी 31 दिसंबर, और डिस्पोजल डेट थी कि भाई हमने जो है वो मशीन सोल्ड कर दी थी आई थिंक 31 जुलाई 2020 को सोल्ड कर दी थी $35,000। 35,000 गुड। तो हमने कहा था कि जो भी डेप्रिसिएशन का सवाल हो यार, प्लीज साइंसेस के स्टूडेंट के लिए ये एक मतलब एक समझने बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वरना इसके बगैर मैं बहुत ही सिंपल करके चैप्टर पढ़ा रहा हूँ डेप्रिसिएशन को। ये आगे जाके सवाल है, अगर हैवी हो जाएंगे तो फिर आप लोगों की परेशानी होगी साइंसेस के स्टूडेंट को। लेकिन साइंसेस के स्टूडेंट के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है डेप्रिसिएशन पढ़ने में, क्योंकि डेप्रिसिएशन में ज़्यादातर चीज़ें मैथमेटिकल हैं, फॉर्मूले मैथमेटिकल हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको समझने में आसानी होगी। तो मैंने बताया था कि जब किसी भी मेथड में कोई नाम नहीं दिया हो डेप्रिसिएशन के सवाल में, और उसमें लाइफ इन ईयर मेंशन हो, तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। आवाज आ रही है मेरी? स्ट्रेट लाइन मेथड में 2 मेथड होते हैं, एक लाइफ इन ईयर, जब दिया हो तो लाइफ इन ईयर से डिवाइड करते हैं कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके, कल मैंने बताया था। और दूसरा, अगर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड दिया है और उसके साथ
लाइफ इन ईयर गिवन नहीं है, बल्कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है 10%, 20%, 13%। तो फिर हम कॉस्ट में से सॉल्वेज वैल्यू माइनस करते हैं और उसके बाद उस पर रेट अप्लाई करके एक साल का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, जैसे कि कल मैंने लाइफ से निकाला था। तो कल हमने जब डेप्रिसिएशन निकाला था तो ये देखें, डेप्रिसिएशन जल्दी से दोबारा निकाल लेते हैं। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, क्योंकि लाइफ दी हुई है। तो हमने कॉस्ट थी हमारी 150,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये एक साल का डेप्रिसिएशन आ गया था 14,000 के। भाई अगर हमारी मशीन पूरे साल जनवरी में खरीदी जाती और दिसंबर तक हम उसका डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, हर साल की आखिरी तारीख को डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो हम दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर ये मशीन जनवरी 1 को खरीदी जाती तो टोटल 14,000 की यूज हो जाती, उसको इस्तेमाल कर लेते और वो डेप्रिसिएट हो जाती। लेकिन हमने ये मशीन खरीदी है 1 अगस्त 2018 में। जब हमने 1 अगस्त 2018 में ये मशीन खरीदी है तो 1 अगस्त टू 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट है। मशीन हमारी 5 महीने चली, जस्ट 5 मंथ यूज इन परचेजिंग ईयर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसलिए 2018 का जब हम डेप्रिसिएशन बचेगा वो हमसे, तो हम कहेंगे भाई 14,000 तो 12 महीने का था, इसलिए 5/12 करके हम उसको 5 महीने में कन्वर्ट करेंगे। तो आई थिंक क्या आया था, जरा जल्दी से बताओ यूसुफ, 8,330 वगैरह कुछ आया था। 5,833। 5,833 आया था। और इसके बाद क्योंकि अगले साल में मशीन पूरे साल चली, तो लिहाजा स्ट्रेट लाइन मेथड में दोबारा फॉर्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन है कि जब पूरा साल मशीन चलेगी और स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होगा, तो वो जो पहले साल का डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीने के हिसाब से निकाला था वो हर साल पर अप्लाई होगा। तो इसलिए 2019 में पूरे साल मशीन चली तो 14,000 हो गया। अब आ जाए हम 2020 पर। जब 2020 शुरू हुआ तो मशीन जनवरी में चली, फरवरी चली, मार्च चली, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आके मशीन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी या ख़राब हो गई, तो हमें अनफॉर्चुनेटली उसको सोल्ड आउट करना पड़ा। तो हम ये देखेंगे कि 2020 में जो मशीन हमारी 7 महीने चली वो 14,000 की, तो पूरे साल की डेप्रिसिएट होती, लेकिन वो 7 महीने चली तो इसका मतलब उसका डेप्रिसिएशन सिर्फ 7 महीने का डेप्रिसिएट होगा। यस अब्दुल्ला, बोलो बेटा। सर मैं पूछ रहा था ये जो 150,000 माइनस 10,000 किया उसमें डिवाइड बाय 10 से क्यों कर रहे हैं, 10 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? हाँ बेटा, 10 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि फॉर्मूले के अंदर लाइफ इन ईयर मेंशन है। ठीक है अब्दुल्ला बेटा, जब लाइफ इन ईयर मेंशन होती है तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम कॉस्ट में से सॉल्वेज वैल्यू माइनस करके उसको डिवाइडेड बाय लाइफ करते हैं, तो हमारा एक साल का डेप्रिसिएशन आता है। लेकिन अगर लाइफ इन ईयर गिवन नहीं है और रेट गिवन है तो फिर हम कॉस्ट में से सॉल्वेज वैल्यू माइनस करते हैं और उसके बाद उसको 10%, 30%, 20% जो भी रेट दिया उसको अप्लाई कर देते हैं, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आता है। ठीक है अब्दुल्ला बेटा, क्वेश्चन नंबर बता देंगे? क्वेश्चन नंबर कौन सा ही क्वेश्चन है? कौन बोल रहा है? अहमद। अहमद बेटा, ये सवाल मैंने खुद बनाया है। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन नंबर पे तो आप पहुंचोगे जब ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। मैं डायरेक्ट बुक से सवाल कराऊंगा तो मुझे कम से कम 10 सवाल कराना पड़ेंगे बुक के, उसके बाद आप 5 ईयर पास पेपर पे आओगे या अनसॉल्व पेपर पे आओगे। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा सवाल मैंने बना लिया है जिसमें 4-5 चीजें एक साथ आ जाएं, फिर दूसरे सवाल में 3-4 चीजें आने जमा हो जाएं एक सवाल एग्जाम्पल में, फिर मैं तुम लोगों को डायरेक्ट पास पेपर पे ले आऊंगा इंशाल्लाह ताला, और पास पेपर से फिर जो कमी बेशी है उसमें पूरी हो जाएगी। तो अभी मैं सिर्फ साइंसेस के स्टूडेंट्स को बेस करते हुए ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये याद रखना मेरी बात, ये रिवीजन में नहीं आएगा चैप्टर। ठीक है, अच्छा ठीक है अब्दुल्ला, आसिम अब्दुल्ला, क्लियर हो गई बात तुम्हारे बेटा? जी सर। थैंक यू। तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 7/12 कितना आया था भाई कल यूसुफ? 8,166। 8,166। इस तरह हमें 67 पता, था, 67 था। हाँ 67 था अब्दुल्ला हमारा पॉइंट कह रहा। 66 है ना, तो ठीक। हाँ 67 लिखेंगे क्योंकि राउंड ऑफ करना होगा उसको वहां पर। तो ये टोटल मेरे ख्याल में कल आ गया था कितना, ये 2830। 20,000।
30 28,000। 28,000 ये टोटल आ गया था। अब हमने कल आपको समझाया था कि अगर हमने कल 2 रिक्वायरमेंट पे बात करना थी, कल 1 रिक्वायरमेंट हो पाई थी, कोई बात नहीं। कल 1 रिक्वायरमेंट हमने ये कराई थी कि अगर वो आपसे कह दे कि डेप्रिसिएशन जो आपने चार्ज किया है 2018 में, 2019 में और 2020 में, इनकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इनकी एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन की। तो हमने बताया था कि डेप्रिसिएशन की एंट्री सेम होती है, अमाउंट ये वाले आ जाएंगे जो हमने निकाले हैं। वो डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने बताई थी, कल कोई बताएगा हमें, बताई क्या क्या बताई थी हमने? इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हम ईयर डाल देंगे, जैसे 2018 दिसंबर 31 5/8। ये मैंने कल करा दिया थी, रफली जल्दी से करा रहा हूँ ताकि एक पूरी ये बात हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है? हाँ बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि एक ऐसा डेप्रिसिएशन जो कि हिस्ट्री को शो करेगा कि ये मशीन या ये जो एसेट है ये टोटल कितना डेप्रिसिएट होकर इनकम स्टेटमेंट में हर साल जा रहा है और टोटल कितना हो रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट का डेबिट होने का मतलब होता है कि ये एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो रहा है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट का मतलब होता है कि ये एसेट की वैल्यू को भी कम कर रहा है। तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है, इसका मतलब होता है कि कॉन्ट्रा एसेट्स हैं जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहा जाता है, और इस अमाउंट से उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है जो हमारे पास 1,50,000 रुपए की कॉस्ट की मौजूद थी। उसमें से हम 5,833 की मशीन को यूज कर चुके हैं, उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी है। ठीक है अहमद मुनीर? जी सर। तो अब 2019 का जो दिसंबर 30, ये एडजस्टिंग एंट्री कहलाती है, वैसे यही डेबिट हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, लेकिन जो अमाउंट आएगा वो 14,000 आएगा जो हमने निकाला था। इसी तरीके से 2020 में क्योंकि दिसंबर आया ही नहीं, आपने जुलाई में ही मशीन भेज दी, तो जुलाई तक की उसकी एंट्री बनेगी इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 8167। ये मैंने कल बात कराई थी आपको। अब मैंने कहा था कि इसकी एक और रिक्वायरमेंट हम करा रहे हैं, वो अब यार ये सवाल अपने पर लिख के रखना, जरा बार बार भी उतारना पड़ता है। आज मैं इसकी रिक्वायरमेंट करा रहा हूँ कि 2 रिक्वायरमेंट करा रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्पोजल ऑफ मशीन। आप बताइए कि एंट्री क्या होगी डिस्पोजल ऑफ मशीन की। डिस्पोजल ऑफ मशीन की एंट्रीज क्या होंगी, जरा कान खोलकर सुन लीजिएगा भाई सारे। डेबिट क्रेडिट के अंदर ये जो मैं शुरू की 3 एंट्रीज लिख रहा हूँ, ये साइंसेस वालों को बता रहा हूँ, कॉमर्स वालों को भी बताऊंगा, लेकिन लॉजिक के साथ बताऊंगा। साइंसेस वालों को पहले बता रहा हूँ ताकि वो याद कर सकते हैं। ये 3 एंट्रीज कॉमन है, डेबिट यही होगा, क्रेडिट यही होगा। सुनिएगा जरा गौर से भाइयों। हमेशा डिस्पोजल एंट्री जब पूछेगा तो डिस्पोजल डेट आएगी, सारी एंट्रीज में डेट कॉमन रहेगी, सारी एंट्रीज में डेट कॉमन रहेगी। डिस्पोजल डेट है 2020 जुलाई 31। अब पहली एंट्री कॉमन है, दूसरी एंट्री कॉमन है, तीसरी एंट्री कॉमन है, टोटल 4 एंट्रीज बनती हैं। शुरू की 3 एंट्रीज कॉमन है, अमाउंट चेंज होंगे पूरे किसी भी सवाल के डेप्रिसिएशन की, डिस्पोजल एंट्रीज कॉमन है। कॉमन एंट्री क्या है देखिए, डिस्पोजल डेबिट मशीन क्रेडिट पहली एंट्री, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीन अकाउंट क्रेडिट, जो भी मशीन की सवाल में ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है उस अमाउंट से कॉमन एंट्री है। अब मैं इसकी लॉजिक बता देता हूँ। मशीन की नॉर्मल साइड एसेट्स होते हैं, वो हमेशा डेबिट होती है, जो चीज़ आती है वो डेबिट। तो जब हमने मशीन खरीदी थी होगी तो वो डेबिट में लिखी होगी। अब क्योंकि वो मशीन 31 जुलाई को हमने सोल्ड आउट कर दी, उसका अकाउंट हमें ज़ीरो करना है, इसलिए हम उस मशीन को क्रेडिट कर ज़ीरो कर देते हैं और उसको डिस्पोजल के अकाउंट से डेबिट कर देते हैं, ताकि पता चल जाए कि ये मशीन को हम जो क्रेडिट कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। तो ओरिजिनल कॉस्ट जो मशीन की सवाल में लिखी होगी उस अमाउंट से हम डिस्पोजल डेबिट करेंगे और मशीन को क्रेडिट करेंगे। पहली एंट्री हो गई है। सर डिस्पोजल में सेल नहीं हो सकता, यानी हमने मशीन सेल कर दी वो भी डिस्पोजल में आएगी?
हाँ, उसको सिर्फ डिस्पोजल का अकाउंट के नाम से लिखेंगे, सेल ही है लेकिन उसको किस नाम से लिखेंगे, डिस्पोजल, क्योंकि सेल के अलावा एक्सचेंज भी करते हैं ना, जब भी डिस्पोजल ही लिखेंगे। ठीक है बेटा। दूसरी एंट्री क्या होगी, कॉमन एंट्री है। दूसरी एंट्री कॉमन एंट्री है। तो कॉमन एंट्री क्या है भाई, मेरा पूरा लगा था, मैं सही तरह लिख दूं। दूसरी एंट्री कॉमन ये है कि आपके पास से जो प्रोविजन फॉर, इस जरा गौर से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है डेबिट होगा और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब कोई बताएगा कि इसमें कौन सा अमाउंट आएगा, जो साइंसेस का स्टूडेंट है वो, चलो छोड़ो इतनी लंबी, फिर वो टाइम निकलता है हमारा। याद रखें कि सेकंड एंट्री में हम ये शो करेंगे कि टोटल मशीन जो 2 साल 3 साल जो चली है, वो टोटल जो डेप्रिशिएट हुई वो कितनी थी, वो टोटल डेप्रिशिएट हुई 28,000। तो सेकंड एंट्री में टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा जो हमने आपको बताया था टोटल करके। इसीलिए कि भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो टोटल क्रेडिट किया था हमने 28,000 से, ये देखें अब मैं एंट्री में प्रूफ कर रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जब तक मशीन जिंदा थी, यानी कि मशीन हमारे पास चल रही थी, तो मशीन का डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन के नाम से क्रेडिट कर रहे थे। इस बात को शो कर रहा था कि ये मशीन हमारे पास इस्तेमाल हो रही है और हर साल इसकी कीमत इतनी 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 कम हो रही है। लेकिन अब मजीद मशीन इस्तेमाल नहीं हुई, हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो ये जो तीनों अकाउंट का टोटल 28,000 था, उसको हम राइट ऑफ करेंगे, डेबिट करके जीरो कर देंगे कि जब मशीन डेबिट में थी उसको क्रेडिट कर दिया, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो क्रेडिट था उसको डेबिट करके डिस्पोज ऑफ कर देंगे। मुख्तसर ये कि सेकंड एंट्री के अंदर जो भी टोटल डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ डिस्पोजल, उसको हम डेबिट कर देंगे अगेंस्ट डिस्पोजल अकाउंट। सेकंड एंट्री में कोई सवाल हो तो बीच में पूछ लेना भाई। सर ये डिस्पोजल में 28,000 कहाँ से आया? अच्छा, अभी जो मैं कहानी सुना रहा था सुनी नहीं आपने पूरी, इसका मतलब है मेरी आवाज नहीं आ रही थी या तो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो बेटा मैंने ये तो पूरी बात इसी 28,000 की फिगर पे कर रहा था। ये देखें मैं दोबारा बताया तो ये 28,000 कि मशीन का डेप्रिसिएशन जो टोटल हुआ है 3 साल में, पहले साल में 5,833, दूसरे साल में 14,000, तीसरे साल में 8,167, इन सब का जो टोटल अमाउंट है वो मैंने एंट्री करके टिक करके भी समझाया अभी आपको, इन तीनों का टोटल। नहीं, ये डेप्रिसिएशन तो मुझे समझ आया कि मैं पूछ रहा हूँ डिस्पोजल में 28,000 कहाँ से आया? अरे बेटा जो डेबिट में होता है वही क्रेडिट में आता है। डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज टू बी इक्वल। जो टोटल डेप्रिसिएशन हम डेबिट करेंगे वो सारा डिस्पोजल के अकाउंट में डाल दिया कि अब ये खत्म हो गया अकाउंट। डिस्पोजल का मतलब है कि इसका अकाउंट इसके अगेंस्ट में ही खत्म हो गया। लाइबा आप भी कोई सवाल कर रही थी आई थिंक। सर डेट वही आएगी ना 31 जुलाई? सब में ना 31 जुलाई जी डिस्पोजल की डेट आएगी। जिस डेट को आपने मशीन को बेचा है, सारी एंट्रीज डिस्पोजल की टोटल 4 एंट्रीज होती हैं, चारों एंट्रीज में डेट ऑफ डिस्पोजल वही होगी, बस एंट्री नंबर 1 2 3 मेंशन कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं तीसरी एंट्री। ये दोनों एंट्रीज कॉमन हैं। पहली एंट्री में टोटल कॉस्ट आएगी अमाउंट में, दूसरी एंट्री में टोटल डेप्रिसिएशन आएगा अमाउंट में। एंट्री के अकाउंट सेम रहेंगे। तीसरी एंट्री के अंदर हम हमेशा डेबिट करेंगे बैंक और डिस्पोजल। अब बैंक अकाउंट को, डेबिट और डिस्पोजल को जो क्रेडिट करेंगे, इस बात को हम कोशिश करेंगे कि हम ये मेंशन कर रहे हैं कि जो हम मशीन डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में हमें कितने पैसे मिले। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी कि भाई हमें पैसे कितने मिले थे, जो हमने चीज बेची थी 35,000। मशीन जो सोल्ड की है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी मिली हमें, 35,000। तो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आया होगा। तो जब बैंक अकाउंट में पैसे आए होंगे तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा अगेंस्ट डिस्पोजल कि भाई हमने चीज जो बेची है उसके अगेंस्ट में हमें जो पैसे मिले वो कितने मिले, 35,000। तो ये 3 एंट्रीज वो हैं जो हमेशा कॉमन रहती हैं। पहली एंट्री में, मैं रिपीट कर रहा हूँ गौर से सुनिएगा, पहली एंट्री में अमाउंट वाइज रिपीट कर रहा हूँ, फिर अकाउंट वाइज रिपीट करूंगा। पहली एंट्री में डिस्पोजल की 4 एंट्रीज होती हैं।
डिस्पोजल की 4 एंट्रीज होती हैं मैक्सिमम, मिनिमम क्या 4 ही एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री में जो अमाउंट आता है वो जो डिस्पोज हुई है मशीन उसका टोटल अमाउंट आता है कॉस्ट। दूसरी एंट्री में उसको जितना आपने यूज़ किया 3 साल 4 साल 2 साल उसका टोटल डेप्रिसिएशन आता है। तीसरी एंट्री में जितने में वो सोल्ड आउट हुई उसकी सेलिंग प्राइस अमाउंट में आती है। ये अमाउंट वाइज हो गई बात। पहली एंट्री का जो अकाउंट है वो कॉमन है, हमेशा डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होता है और एसेट्स अकाउंट क्रेडिट होता है। अगर मशीन डिस्पोज हो रही है तो मशीन क्रेडिट हो जाती है, फर्नीचर डिस्पोज हो रहा है तो फर्नीचर क्रेडिट हो जाता है, मोटर कार या मोटर वैन डिस्पोज हो रही है तो मोटर वैन क्रेडिट हो जाती है। सेकेंड एंट्री के जो में अकाउंट आते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट होता है और डिस्पोजल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है उस टोटल अमाउंट से। और तीसरी एंट्री में बैंक को डेबिट इसलिए करते हैं कि हमारे पास टोटल पैसा जो सेलिंग प्राइस के अगेंस्ट में आया है मशीन को बेचकर या एसेट को बेचकर वो डेबिट हो जाता है, क्योंकि वो पैसा हमारे पास डिस्पोजल अकाउंट के अगेंस्ट में आया है तो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो ये 3 एंट्री हो गई। अब चौथी एंट्री जो है वो जरा, जी बेटा, इसमें जैसे लिखा हुआ है ना कि 35,000 बाय चेक, अगर बाय कैश हो तो यहाँ पे कैश कैश डेबिट करते हैं। और अगर लिखा होता 35,000 में उधार बेचिए ऑन क्रेडिट है मिस्टर ए को तो यहाँ मिस्टर ए आ जाता। सही है लैबा? सही है सर। अगर क्रेडिट होगा तो वो उसकी ट्रेडर की का नाम लिखा दिया हुआ होगा, डेटर का नाम दिया होगा। जी ठीक है। अच्छा, अब चौथी एंट्री के लिए जरा सुनना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसीलिए कि डिफरेंशिएट हो जाए। चौथी एंट्री जो है वो 2 में से कोई एक होगी। चौथी एंट्री 2 में से कोई एक होगी, मैं दोनों लिख रहा हूँ, बहुत गौर से सुनना है, ये बस इस लेक्चर की बुनियाद है ये, उसके बाद फिर मैं अकाउंट बनाकर भी दिखाऊंगा आपको। चौथी एंट्री जो होगी वो या तो ये होगी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। ये एंट्री जब होगी जब आपको इस मशीन को बेच के कंफर्म हो जाएगा कि आपको लॉस हुआ है। चौथी एंट्री अगर ऐसी होगी, और कर रहा हूं मैं, और या ये होगी, या चौथी एंट्री इसकी वाइस वर्सा हो जाएगी, यानी कि हमें प्रॉफिट हो जाएगा ना इसका मतलब जब। जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, डिस्पोजल डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट ये जब होगा जब आपको इस मशीन को बेचकर फायदा हासिल हुआ है। कभी कभार हो जाता है ऐसा, मार्केट में चीज़ बढ़ जाती है, जैसे आजकल पुरानी गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हुई हैं। अब किसी ने गाड़ी, अगर कोई पुराना मॉडल लिया हुआ था, बहुत पुराना, उसने खरीदी थी 4 लाख की, तो अभी वही पुराना मॉडल पुराना होकर 4,10,000 का बिक जाए तो वो उसका फायदा हो गया ना भाई। उसने तो इस्तेमाल भी कर ली, फिर उसके बाद भी 4,10,000 की बिकी, तो फायदा कभी कभार ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता। तो डिस्पोजल डेबिट और इनकम, तो ये दोनों में से हमें कैसे पता चलेगा यार कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं। फॉर्मूला ये है, लिख लेना सब साथ, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आता है फॉर्मूला बहुत, पेपर 1 में। सेल्स प्राइस माइनस नेट बुक वैल्यू। सेल्स प्राइस माइनस नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू, अगर आंसर प्लस में आएगा तो वो आपका प्रॉफिट है, अगर माइनस में आएगा तो आपका लॉस है। अब हमें कैसे पता चलेगा नेट बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो बच्चों, नेट बुक वैल्यू का मतलब, साइंस वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ स्पेशली, ये सबको पता है, कॉमर्स वालों को नेट बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस टोटल, टोटल की लैंग्वेज जान लिख रहा हूँ ना, सिर्फ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए तो नेट बुक वैल्यू आ जाती है। यानी कि, हाँ बेटा, सर मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट और डिस्पोजल का अकाउंट अभी बनाना है ना? बोलो बोलो।
मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट और डिस्पोजल का अकाउंट वो भी बनाएंगे ना आप अभी रिक्वायरमेंट की, क्योंकि आपने कल लिखवाया, बताइए। हाँ हाँ अभी बनाना है सारी चीजें बताएंगे एक एक करके, जरा सब्र कर लो, क्योंकि इस क्लास के अंदर देखो बीइंग ए टीचर मेरा ये फर्ज क्या है कि पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको लेके सर आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है। ना मुझे अब जैसे मुझे पता है अब्दुल्ला मकसूद सिर्फ क्लास में बैठे हैं, चलो आ तो रही है ना, मैं ही कह रहा हूँ कि अगर मुझे हेलो आवाज आ रही है भाई बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा मैं ही कह रहा था कि अब्दुल्ला मकसूद ने मेरा सिलसिला तोड़ दिया। मैं ये लेक्चर जो डिजाइन करता हूँ या आप लोगों की बताता हूँ वो लेक्चर इजी टू हार्ड की तरफ जाता हूँ। मैं डायरेक्ट पास पेपर आपको इसलिए नहीं पढ़ाता नए चैप्टर में कि जो साइंसेस के स्टूडेंट है वो परेशान हो जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैं पूरी क्लास को लेके चल रहा हूँ। तो फायदा कॉमर्स वालों को ये होता है कि उनका रिवीजन हो जाता है, उनको बेसिक चीजें दोबारा रिव्यू हो जाती हैं, पढ़ा हुआ उन्होंने सब कुछ होता है। तो मैं जो रिक्वायरमेंट पहले मैंने अकाउंट बनवाना नहीं बनाए नहीं, अब्दुल्ला मसूद पूछा था अकाउंट बनवाएंगे आप तो लिखवाया हुआ है, तो अकाउंट बिल्कुल बनवाऊंगा, लेकिन जो पहले जो चीज़ समझने की है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, पहले उसको करा रहा हूँ। मैं एक एक चीज़ कराऊंगा भाई, जो चीज़ सिलेबस में शायद कभी एक दफ़ा आई होगी वो भी कराऊंगा, लेकिन आराम आराम से देखते रहो बस। इसलिए मेरा पूरा फोकस अभी साइंसेस के स्टूडेंट की तरफ है कि उनकी बेस स्ट्रांग हो जाए, ताकि जब हम पास पेपर करें तो उनको परेशानी ना हो। तो आज का जो लेक्चर है वो ये है कि डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता है। डिस्पोजल का जब डिस्पोजल होता है तो प्रॉफिट और लॉस फॉर्मूले के जरिए कैलकुलेट कैसे होता है, डिस्पोजल की एंट्रीज कैसे पास होती हैं। अब मेरी बात समझ में आ गई। अब अगली क्लास के अंदर इसी सवाल को मैं तीनों अकाउंट्स बनाकर दिखाऊंगा, और अगर टाइम हुआ तो अभी बना के दिखाना शुरू कर दूंगा। तो इसलिए आप जरा गौर से सुनिए मेरी बात। ऐसा को आप अब्दुल्ला इतने अरसे से पढ़ लो, ऐसा कोई चीज़ है जो मैंने छोड़ दी हो किसी चैप्टर के अंदर? ऐसा नहीं हो सकता ना। चलें 12 नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू निकालने के लिए क्या नेट बुक वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सेल प्राइस में से नेट बुक वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर अगर प्लस में आएगा तो उतना प्रॉफिट हुआ है, माइनस में आएगा उतना लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट और लॉस डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं सुनिएगा। आपकी जो चीज़ थी वो जो आपने बेची है उसकी कॉस्ट थी 150,000, और वो तो यार आ रहा है, आवाज आ रही है, डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ? और जी, आ रही है। वो टोटल डेप्रिशिएट हुई थी 28,000 की, 28,000 की। तो जल्दी से अमाउंट बताओ यार, ये ऐसा ना हो नेट 122,000 150,000 माइनस 28,000 22,000। बिल्कुल, इसका मतलब है कि हमारी गए थे तो वो 1,50,000 वाली मशीन हमारे लिहाज से 28,000 रुपये वैल्यू कम कर चुकी थी। हमारे लिहाज से, हमारी एस्टिमेशन के लिहाज से उसकी वैल्यू कम हो चुकी थी, घिस चुकी थी, डिक्रीज हो चुकी थी, और हमारे लिहाज से वो 1,22,000 की थी। यानी कि अगर हमें वो 1,22,000 से ज़्यादा की बिकेगी तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, अगर वो 1,22,000 से कम की बिकेगी तो हमें लॉस हो जाएगा। हमारे लिहाज से हमारा रिकॉर्ड ये कह रहा था कि 1,22,000 की बिकनी चाहिए। अब हम मार्केट में लेकर गए तो उसकी कीमत लगी कितनी, कितनी लगी उसकी कीमत? 35,000 35,000। जब हम मार्केट लेकर गए तो जाहिर बात है पुरानी चीज़ कभी कभार ऐसी ख़राब होती है तो इतने की बिकती है। तो 35,000 में जो चीज़ बिकी, नेट बुक वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है? 122,000, यानी कि वो थी कितने की? 122,000 की। तो जब 35,000 में से 122,000 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली नजर भी आ रहा है कि यार 35,000 में जो चीज़ बिकी है तो कितना आ रहा है? माइनस तो ये आ रहा 87,000 है माइनस 87,000। का मतलब क्या हुआ? हमें क्या हो गया? हमें लॉस। लॉस हो गया, हमें लॉस हो गया। तो जब लॉस हमने इस तरह कैलकुलेट कर लिया तब हम कौन सी वाली एंट्री करेंगे? लॉस वाली एंट्री करेंगे, जिसमें लॉस हो जाएगा, कितना आया था लॉस? 187। तो लॉस कितना आया हमारा? 87,000। ये वाली एंट्री होगी। इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा
और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट वाली समझ में आ गई। थोड़ा सा पॉइंट में आगे बढ़ा रहा हूँ और वो पॉइंट है डिस्पोजल अकाउंट के जरिए भी यही 87,000 हम मालूम कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को अगर ये फॉर्मूला मुश्किल लगे और वैसे भी फॉर्मूला मुश्किल लगे आसान लगे, कभी कभार रिक्वायरमेंट में आ जाता है कि डिस्पोजल अकाउंट बनाइए, तो फिर डिस्पोजल अकाउंट तो बनाना पड़ता है। लेकिन फिर डिस्पोजल अकाउंट अगर अच्छा समझ में आ जाए तो फिर ये फॉर्मूला लगाने के बजाय आप डिस्पोजल अकाउंट के जरिए भी यही 87,000 कैलकुलेट कर सकते हैं। चलें देखते हैं डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता है। डेट वही आएगी 31st मशीन आवाज अटक रही है वापस। अकाउंट मशीन डेबिट जो ओरिजिनल मशीन अकाउंट को डेबिट साइड पर, डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पर मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट लिखेंगे, हमेशा यहीं पर लिखेंगे डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट साइड। और दो अकाउंट ऐसे होंगे जो क्रेडिट में लिखेंगे इसी डेट को 2020 जुलाई 31st। दो अकाउंट कौन से होंगे क्रेडिट में लिखेंगे? जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 28,000 मैं लिखता हूँ। अगर हमने कैश में बेचा होता तो कैश मिस्टर ए को बेचा होता तो मिस्टर ए आ जाता। कितने में बेचा था? 35। पहले ये देख लो, नंबर 1 हमेशा डेबिट, नंबर 2 हमेशा क्रेडिट, नंबर 3 हमेशा क्रेडिट। ये तीन चीजें आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए। ये तीन चीजें हमेशा, जो ओरिजिनल कॉस्ट है डेबिट, और जो पूरा टोटल डेप्रिसिएशन है वो क्रेडिट, और जो सेलिंग प्राइस है क्रेडिट। अब आप देखें, ये आपको इससे भी आसान लगेगा। अब आप जरा क्रेडिट साइड का टोटल करके बताइए जल्दी से कितना आ रहा है। हाउ मच क्रेडिट साइड टोटल? 28,000 प्लस 35,000 63,000। 63,000। देखो क्रेडिट साइड पर 63,000 है और डेबिट साइड पर 150,000 है। हमेशा जहां पर कम अमाउंट होता है वहां पर वो बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं। तो 1,50,000 में से 63,000 माइनस कीजिए, 150,000 87,000. 87,000 आ गया बेटा 87,000 भाई, जो मैंने कहा था। तो आपने 87, अगर इस तरफ आ रहा है क्रेडिट साइड पर अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, तो जो क्रेडिट साइड पर अमाउंट का डिफरेंस है वो इसी डेट को जुलाई 31st को हम किस नाम से लिखेंगे? बैलेंस के नाम से नहीं लिखेंगे, बल्कि इनकम स्टेटमेंट ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। अब ये अकाउंट हो गया क्लोज, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा, वो सारा लॉस में ट्रांसफर कर दिया। तो मशीन की कॉस्ट जो 1,50,000 थी उसके बराबर पूरी हिस्ट्री हो गई कि ये जो 1,50,000 की मशीन थी 28,000 की डिक्रीज हुई थी, 35,000 में बिकी और उसका लॉस हो गया 87,000। तीनों को टोटल करेंगे तो 150,000 हिस्ट्री आ जाएगी। डिस्पोजल अकाउंट फिक्स है यार। अगर ये 87,000 की फिगर डेबिट साइड पर कम होती और यहाँ पर क्रेडिट साइड पर फिगर ज्यादा आ जाती, इसका मतलब होता है कि हमें प्रॉफिट हो गया, तो हम यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट के नाम से लिखते, इनकम स्टेटमेंट ब्रैकेट में लिखते प्रॉफिट। अब्दुल्ला मसूद, आप डिस्पोजल अकाउंट के बारे में कह रहे थे और इंट्रीज के बारे में कह रहे थे। उम्मीद है कि आपको इंट्रीज भी समझ में आ गई होंगी और अकाउंट भी, और बाकी सबको समझ में आ गया होगा कि इंट्रीज कैसे बनती हैं डिस्पोजल की, और डिस्पोजल का अकाउंट कैसे बनता है। और अगर हमें डायरेक्ट मैथमेटिकल तरीके से प्रॉफिट और लॉस डिस्पोजल निकालना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा। जी सर।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आमिर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आज कॉलेज में नेट की प्रॉब्लम बहुत है शायद। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, बच्चों। जी डिस्कनेक्ट हो गया तब मैं क्या कर सकता हूँ भाई? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर जी। मुबारक हो, खैर मुबारक। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। तो भाई मैं बता रहा था यहाँ नेट का इतना इशू था, हो गया था। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी, हमारे पास टाइम है तो मैं करता हूँ कि 15 मिनट है तो उसको मैं यूजफुल कर लूँ। तरह का एक सवाल जो मैंने ये दो चीजें और अच्छा कर दूँ सर सर अभी भी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। और फिर अकाउंट की तरफ आऊँ, क्योंकि फिर वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो आगे सवाल करूंगा तो फायदा नहीं होगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सर अगर इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट होता है तो डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे ना? पता है। हेलो, हेलो। सर अभी भी आपकी जी आवाज सर। बहुत हाँ बेटा, आज बर्दाश्त कर लो सिर्फ इतना। कल मैं कुछ और इंतजाम करूंगा या मैं वेल्स में ही आके पढ़ाऊंगा। अभी मैं WHSS में हूँ तो यहाँ पर एक साथ बहुत सारी वो हो रहे हैं तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है बाज़ दफ़ा। तो आज के लिए माजरत है, लेकिन कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं वो परेशान नहीं होने दूंगा। हौसला रखिए, जितना समझ में आ रहा है आज उतना बर्दाश्त कर लीजिए। तो इंशाल्लाह ताला कल हम कोशिश करेंगे कल अच्छी तरीके से मैनेज कर लें इसको अलग बैठ सर कर। अगर इंटरनेट प्रॉब्लम है फिर सेशन एंड कर देते। इंटरनेट प्रॉब्लम बस, अब तो एंड क्या ख़त्म होने वाला है बस। अब अगर ये अभी दोबारा डिस्कनेक्ट हुआ तो कर देना भाई, क्योंकि मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। मैं एक छोटा सी और बात बढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मज़ा जब आता है जब कंटिन्यू हो। अच्छा वारल, आप सुनिएगा, आप ज़रा एक एग्जाम्पल क्वेश्चन में बिल्कुल यही सवाल मैं लिख रहा हूँ। ऑलमोस्ट मशीन की कॉस्ट है 150,000, सॉल्वेज वैल्यू है 10,000। अब मैंने पहले लाइफ इन ईयर दिया था, अब मैं दे रहा हूँ रेट है 15%। रेट है 15% और डेट
ऑफ परचेज, बल्कि ये होमवर्क दे रहा हूँ जो मैंने कराया है, इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा, फॉर्मूला मैं लिख के दूंगा। डेट ऑफ परचेज है अब्दुल्ला मकसूद, तुम्हारा क्या है? मंथ ऑफ बर्थ 16 जनवरी। 16 जनवरी। अच्छा, डेट भी डाली ताकि तुम्हें सालगिरह वगैरह मना ले लोग हैं। चलो जनवरी तो यार मज़ा नहीं आएगा, जनवरी में तो पूरे 12 महीने का हो जाएगा। और क्या लिखें बताओ? तुम्हारी शादी की डेट क्या है? शादी किस महीने में हुई थी तुम्हारी? या अल्लाह, सर वो तो आने वाली बताएगी। चलो अहमद मुनीर तुम बता दो यार, अपना महीना बताओ यार। अप्रैल। अप्रैल किसका? ये किसने बताया अप्रैल? अहमद 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 मुनीर। अहमद मुनीर, अप्रैल है तुम्हारा यार? कौन सी डेट है अप्रैल की? 1 अप्रैल। यार देखो सच सच बता दो यार, 1 अप्रैल तो कोई मानता ही नहीं नहीं सर, सच बता रहा हूँ, 1 अप्रैल है सच बता वाकई? रहा हूँ। जी 1 जी। अप्रैल है? वाह यार, तुम्हारा मेरा तकरीबन करीब करीब है, महीना तकरीबन मिलता है। चलो, डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 2017। तुम 2017 पैदा नहीं हुए थे, फिक्र नहीं करो, ये मैंने अपने पास से लिखा है। अच्छा जी, क्लोजिंग डेट अब मैं चेंज कर रहा हूँ। क्लोजिंग डेट है जून 30 ईच ईयर। अब जून 30 का मतलब है कि 2010 जून 30 को साल ख़त्म होगा, तो 2011 जून 30 को जुलाई 1 को शुरू होगा। तो जून 30 ईच ईयर, ये मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, देखता हूँ कौन कौन करता है, स्पेशली साइंसेस के स्टूडेंट्स। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है। अब वो आपसे कहता है ऑन October 31st 2021 machine sold $85,000। अब आपने रिक्वायरमेंट में मैसेज जो चीज़ मैंने कराई है वो दे रहा हूँ, देखता हूँ कौन कौन कर सकता है। आप कैलकुलेट करके दिखाएं। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अमाउंट इन ईच ईयर। सॉरी, नंबर 2 यानी कि फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टू डिस्पोजल डेट। नंबर 2, इंक्रीज for depreciation amount, the depreciation charged, तीसरा disposal increase, चौथा डिस्पोजल अकाउंट। ये आपने जो है मुझे बताना है होमवर्क के तौर पर, और ये मुझे आप सब लोग, अच्छा यार अटेंडेंस ले लेना। यूसुफ असलम प्लीज जरा अटेंडेंस ले लेना, क्योंकि आज भी काफ़ी स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं और ये बहुत ही खतरनाक बात है कि जो स्टूडेंट्स अब एब्सेंट हैं उनका तो बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि उन तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता उनके लिए। यार कौन है जरा बताना, एब्सेंट कौन है आज जरा यार? क्वेश्चन तो सामने लिखी है ना आप लोगों ने? जी सर। तो आज एब्सेंट कौन है यार? हसनैन है सर, इर्तिजा। ये जो डेप्यूटी बन गए ना ये भाईजान, हसनैन साहब का तो मसला दूसरा ही है। अच्छा जरा एब्सेंट वाले याद करो भाई, बता दो हसनैन एब्सेंट है, मैं इनके जरा फोन कर लूं। हसनैन, इर्तिजा, और कौन एब्सेंट नजर आ रहा है? अगर आप में से किसी को भी याद आए तो बोल दो भाई। प्रेजेंट, मुझे तुम प्रेजेंट की तो अटेंडेंस भेज देना, मैं ऐसी तरह देखना चाह रहा हूँ जो रेगुलर आते हैं वो आ रहा है, क्या नाम है उसका,
इसका अलग से ग्रुप बनाया था हमने। हमारे पास जो रजिस्टर्ड हैं, सुमेरा हमारी बात सुन रही है अगर? ये सुमेरा, सर वो वॉइस से कनेक्ट नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है इनका। यार मुझे एब्सेंटीज के नाम चाहिए पर लिस्ट यहाँ पर तो खैर नहीं है, वहाँ तो होगी। बारह मुझे आप अटेंडेंस भेजिए ताकि मैं फिर सबको कॉल करके कंफर्म कर दूँ कि अब जो है वहाँ पर देखो, पहले क्या होता था कि एक दिन फिजिकल क्लास थी, एक दिन ऑनलाइन थी ना, तो आप में से कोई अगर ऑनलाइन क्लास में नहीं भी आ रहा तो फिजिकल क्लास में आके दोस्तों के साथ बैठ के मेरे साथ क्लास में रिवीजन करा लिया करता था, उसको फायदा हो जाता कि अब आप ये ना सोचें कि एक महीने की क्लास है ये ऑनलाइन, आपकी एक क्लास, अब आपको फिजिकल क्लास पूरा महीना नहीं है भाई, तो उस पूरे महीने के अंदर हम सिलेबस के अंदर 3 से 4 चैप्टर खत्म कर चुके होंगे। ये तो मैं अभी 2 क्लासेस मैंने बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे लिए हैं, एकदम ही मैं अगली क्लासेस के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़कर पास पेपर पे आ जाऊंगा और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो मेरे पास ये रिकॉर्ड होगा कि किसने मेरी क्लासेस नहीं ली हैं, तो उनको मेरी जिम्मेदारी नहीं है पढ़ाना, ना मैं उनको रिपीट करवाऊंगा। तो काइंडली ये, क्योंकि ये आप लोगों के जरिए से बात लोगों तक जानी चाहिए, और आप लोग भी जो कम से कम आज हैं तो पता चला कल गायब हो गया, तो ये गलत है, या फिर आने के बाद फौरन चले गए, क्लास से फायदा नहीं उठाया, ये भी गलत है। और तीसरी और अहम बात, आप सबका जो कैमरा है वो बिल्कुल अपग्रेड होना चाहिए। मैं किसी से भी कैमरा ऑन करवा के देखूंगा कि नोट डाउन कराया, उसने काम ये पूरा नहीं किया, मेरा काम इतनी ही ज्यादा वो करूंगा मैं, वरना क्लास से बाहर निकाल दूंगा उसको, ठीक है? सर ये आपने ये पॉइंट से पहले REV या REQ किस चीज की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई? REV ये रिक्वायर्ड है ना, ये Requirement. REV नहीं, REQUIRAD है तो रिक्वायर्ड जो है ना, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना बेटा अकाउंटिंग में, तो वो आपको जो भी इंफॉर्मेशन देता है ना, उस इंफॉर्मेशन से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं, तो वो नीचे लिख के इतना रिक्वायर्ड कि उसकी रिक्वायर्ड क्या है, कि वो क्या आपसे उस सवाल पे से मालूम करना चाहता है, तो उसको कहते हैं रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड के अंदर, इस सवाल के अंदर आपसे 4 चीजें एग्जामिनर मालूम करना चाहता है, तो उसने रिक्वायर्ड 1 2 3 4 कर दिया, कभी रिक्वायर्ड ABCD होता है। अब समझ में आ गई अहमद मुनीर? अरे मैंने नहीं पूछा था। अच्छा, कौन था ये लोग? जी सर आ गई समझ में। आ गई समझ में। चलें फिर इंशाल्लाह ताला कल ये सवाल मैं देखता हूँ कि व्हाट्सएप पे मुझे कौन कौन सीरियस है, और मुझे यूसुफ स्पेशली तौर पे बेटा जिस तरह अटेंडेंस भेजते हो, जो लोग बीच में चले गए उनको एब्सेंट मार्क करके मुझे शो करना है कि ये आउट हो गए थे क्लास से। ऐसे में सर बोला कल की मौजूद क्लास का टाइम टेबल भी भेज दिएगा। यार क्लास का टाइम टेबल वही है जो रेगुलर होती है। सर कल आप की तो ये क्लास कह का। रहे थे ना 1 घंटे अच्छा की अच्छा, भेज देगा। वो नहीं, वो तो फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे ये बोला करो, एक्स्ट्रा क्लास की टाइम टेबल भेजिएगा। वो जो एक्स्ट्रा सही। क्लास है उसका टाइम टेबल आज हम ग्रुप पर भेज देंगे। आप ऐसे ही ग्रुप पर मैसेज भी कर देना ताकि मुझे याद भी आ जाए। तो मैं आपको जो पिछली वाली मेरी मिलाद की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी 2 घंटे की फ्राइडे की, वो भी मेरे ऊपर ड्यू है, वो भी मैंने लेनी है, क्योंकि मैंने बहरहाल आपको सिलेबस को 5 चैप्टर 3 चैप्टर कराने हैं ना, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? लेकिन आप एक ग्रुप पे मैसेज कर देना ताकि मुझे और भी वो है, तो मैं कर दूंगा मैसेज, तो पढ़ा दूंगा मैं। सर सर वो रिकॉर्डिंग डाल दें, अपलोड कर दें आज की। यार इस रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं नहीं कर रहा रिकॉर्ड, वो तो कॉलेज वाले करेंगे। और लाइबा आप क्या कह रही हैं बेटा? अगर इनकम स्टेटमेंट पे वो सॉरी प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल होगा तो डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे ना? हाँ बेटा, डिस्पोजल अकाउंट में और डेबिट साइड सर पे दूसरी लिखेंगे। ये चीज देखें, ये वो देखें, ये था देखें, यहाँ जैसे कि ये इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, ये इनकम स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड पर। हाँ बोलो बेटा। सर थर्सडे वाले दिन रिवीजन क्लास होती है आपकी, लाइक आज हुई थी? नहीं आज नहीं हुई थी रिवीजन क्लास के अंदर, अभी भी तुम्हें अगर आना है तो आ जाना। अभी हमारे थर्सडे वाले दिन रिवीजन क्लास के अंदर मुझे कराना था डबल एंट्री, यानी कि टी अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस, और फ्राइडे वाली जो क्लास थी उसके अंदर मुझे कराना था इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का स्ट्रक्चर मैंने पूरा सर बता दिया फ्राइडे था। वाली क्लास तो नहीं हुई ना, क्या हुई? नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि अब जो क्लास होगी उसके अंदर मैं क्या कराऊंगा, कल जो क्लास होगी मेरी उसके अंदर मैं कराऊंगा डबल एंट्री वाली पोस्टिंग, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्लास होगी सैटरडे को शायद रखूंगा मैं, उसके अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 2 घंटे 2.5 घंटे की होगी इंशाल्लाह ताला, और वो क्लास के अंदर मैं पूरा सोल ट्रेडर की एडजस्टमेंट समझाऊंगा।
जी सर, तो वो उसकी टाइमिंग जो है ना वही रिवीजन वाले ग्रुप पर डाल दिएगा जी व्हाट्सएप बेटा, पे जो है। रिवीजन वाले ग्रुप पे नहीं डालूंगा, जो नॉर्मल हमारा ग्रुप है उस पर डाल दूंगा, ताकि जो बाकी बच्चे भी हैं वो आना चाहें तो आ जाएं। जी सर सही है, वो प्रिविजन वाला ग्रुप में मैं खुद नहीं हूँ, मैं वैसे लेता हूँ लेकिन मैं खुद नहीं। अच्छा, नहीं तो तुम अपने आप को मैं भी नहीं हूँ इसमें सर। करो। हाँ, तो रिवीजन वाले ग्रुप कल में सब लिंक आ शेयर जाओ। किया और था मेन ग्रुप में। ये जो ब्लैक पेन से 2 लाइनें आई हैं मेरे पास स्क्रीन पे, ये इंतहाई नामाकूल किस्म के 2 स्टूडेंट्स ने की होंगी, है ना। 2 लाइनें ब्लैक किसी ने डाली हैं। अच्छा, अब मैं बताऊं, पता तो लग जाएगा किसने की है, लेकिन ये तो एएस के स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी लेवल नहीं है ना। मैं चाहूँ तो इसको डिसेबल कर सकता हूँ, आप कोई लाइन भी ना डालें, लेकिन मैं तो इस बात को अच्छा समझते हैं। मुझे तो उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे फरमाबरदार हैं। इसमें किसने ये की भाई, सॉरी कर ले वो अगर अच्छी बात होगी। अच्छी बात नहीं होगी, मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ, आप मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं डिसेबल नहीं किया हुआ इसीलिए। चलें, अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।